नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अभी तक की प्रमुख खबरों, घटनाओं और गतिविधियों पर। आज बात की शुरुआत करते हैं इंदौर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का आज तीसरा दिन था। आज यात्रा का इंदौर में समापन आज शाम को हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए। वहां वे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से रूबरू हुए। उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपनी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद इंदौर के रेसिडेंसी कोठी परिसर में मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होने के बाद सिंधिया ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की। छावनी चौराहा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का एक हिस्सा, जहां से विधायक आकाश विजयवर्गीय। सिंधिया आज जब मीडिया से रूबरू हुए तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने विभाग से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित और अपने परिवार से संबंधित जितने भी मुद्दे उठे उनका बहुत ही साफगोई से जवाब दिया। पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके सिंधिया मंत्री हैं, उस मंत्रालय के बारे में सिंधिया ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और कहा कि आने वाले समय में आपको इस मंत्रालय में मेरी मौजूदगी देखने को मिलेगी। वैसे भी सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वे जिस भी विभाग के केंद्र में मंत्री रहे, चाहे राज्य मंत्री के रूप में वाणिज्य राज्य मंत्री रहे, चाहे संचार राज्य मंत्री रहे, या फिर बाद में ऊर्जा विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। इनोवेटिव काम के लिए ख्यात हैं वो, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो उनके पूर्ववर्ती मंत्री इन विभागों में नहीं कर पाए थे। तो सिंधिया से बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम देश के जो प्रमुख विमानतल हैं उनका विस्तार करने जा रहे हैं, नई सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का हम प्रयोग करने जा रहे हैं अपने जो एयरपोर्ट से वहाँ पर। और इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे मध्य प्रदेश के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर जो उनके विभाग की जो विस्तार की योजनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने से भी वे नहीं चूके और उन्होंने कहा कि महंगाई जैसी समस्या पर हम जल्दी ही काबू पा लेंगे। महंगाई के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो विश्वव्यापी स्थितियां बनी हैं उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन हम जल्दी ही इससे उबर जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें आसमान छूती जा रही है उसके बारे में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो बॉन्ड्स जारी किए थे जिसके कारण हमें बहुत पैसा उसके ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है, मूलधन के रूप में चुकाना पड़ रहा है। दूसरा, विश्व बाजार में जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ी है उसके कारण यह महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम इस पर भी नियंत्रण पा लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सिंधिया ने जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि मेरे और शिवराज सिंह चौहान के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य। यह पूछे जाने पर कि क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप, भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। मेरा काम केवल जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से अंजाम देना है। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम 2023 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। और भी बहुत से ऐसे विषय थे जिन पर सिंधिया ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही। अपने सिंधिया घराने को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि सिंधिया घराने की देश के प्रति जो समर्पण रहा है, जो देशभक्ति रही, उसके कई उदाहरण उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन सिंधिया घराने का जो योगदान रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। अपनी दादी विजया राजे सिंधिया का उल्लेख उन्होंने बार बार किया और कहा कि जब जब भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, या जब जब मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसा लगता है कि जनता के लिए आने वाले समय में दिक्कत होती है, तब तक सिंधिया परिवार जो है ने बीड़ा उठाया। डीपी मिश्रा की सरकार को राजमाता विजया राजे सिंधिया के नेतृत्व में अपदस्थ करने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, बताया और उससे बताते हुए यह भी स्पष्ट उन्होंने किया कि आखिर क्यों उन्हें कमलनाथ का साथ छोड़
भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया। बहुत सारे मुद्दे थे जिस पे सिंधिया बोले। यहीं से सिंधिया जो है वो छावनी चौराहे पहुंचे, जिसे जीपीओ चौराहे के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय का है। और पूरे रास्ते मतलब अंदाज लगाइए आपकी करीब 1 घंटा लेट जन आशीर्वाद यात्रा सिंधिया की शुरू हुई, और 1 घंटा उन्हें छावनी से लेकर अग्रसेन प्रतिमा चौराहे तक पहुंचने में लगा। जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। 18 किलोमीटर इंदौर में आज उनकी शाम तक जन आशीर्वाद यात्रा निकलना है, और करीब 450 स्वागत मंच बनाए गए हैं इस दौर में उन्हें उनका स्वागत करने के लिए। और जो मैंने नज़ारा देखा छावनी चौराहे से लेकर अग्रसेन चौराहे तक का, उसमें ये स्पष्ट देखने में आया कि सिंधिया के स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा आतुर थे लोग। सिंधिया भी बहुत गर्मजोशी में थे। वे हर स्वागत मंच के सामने अपना रथ रुकवाते थे, जनता का अभिवादन स्वीकार करते थे, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ते थे। इंदौर में लंबे समय बाद, इंदौर में जो मेरी स्मृति में है, एक बहुत जोरदार स्वागत हुआ था अंबिका सोनी का, जब वो युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। महेश जोशी की अगुवाई में उनका स्वागत हुआ था। एक बार राजीव गांधी का, जब वो विपक्ष के नेता की हैसियत से इंदौर आए थे, ऐतिहासिक स्वागत इंदौर में हुआ था। चुनिंदा मौके ऐसे आए इंदौर में जब यहाँ भव्य स्वागत हो। उसी कड़ी में इंदौर में यह स्वागत भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हुआ है, वो दर्ज हो गया है। वो अलग अलग आज दोपहर में प्रणाम सागर जी से भी मिले, वहीं उन्होंने भोजन किया। आज शाम को वो इंदौर के बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। और इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र, जो कि कैलाश विजयवर्गीय का गृह क्षेत्र है, रमेश मेंदोला जो उनके कट्टर समर्थक है, वहाँ से विधायक हैं, वहाँ पर सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में आए मोहन सेंगर और रमेश मेंदोला के समर्थकों के बीच इतनी जबरदस्त होड़ लगी हुई है सिंधिया के स्वागत के। इस वक्त वे उसी क्षेत्र में हैं, इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में, और बहुत होड़ लगी हुई है। बात करते हैं सुमित्रा महाजन के संबोधन की, जो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के नेताओं से रूबरू हो रहे थे, उस वक्त जो संबोधन सुमित्रा महाजन ने दिया, जो इंदौर में ताई के नाम से जानी जाती है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब मैं स्पीकर थी लोकसभा की, तब मुझसे कहते थे लोग कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपका लाडला बेटा है। और उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे बहुत लाडले हैं, मेरे बेटों की उम्र के हैं। और उनकी सबसे बड़ी बात यह कि राजमाता के पोते हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, और उन्हीं संस्कारों को लेकर आज वो राजनीति कर रहे हैं। श्रीमती महाजन ने कहा कि सिंधिया को पूरे प्रदेश और इंदौर का आशीर्वाद मिलेगा। उनकी इस बात को एक अलग अंदाज में भी लिया जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि जिस तरह से दूध में शक्कर मिल जाती है, घुल जाती है, उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में घुल गए हैं। उन्हें पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं का पूरा स्नेह मिल रहा है। सिंधिया ने भी बहुत बेबाकी से यहाँ अपनी बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी हो गई है, कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी हो गई है। कांग्रेस के नेता इस वक्त केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ही सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रावेर खेड़ी में थे, बाजीराव पेशवे की समाधि पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, आज ग्वालियर पहुंचे। उसके बाद वे श्योपुर गए। वहां उन्होंने जो बाढ़ के बाद जो हालात निर्मित हुए थे, जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनके जो खेती बर्बाद हो गई है, खेत खत्म से हो गए हैं, उनका मुआयना किया। और उसके बाद ग्वालियर में आकर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य चला जा रहे हैं, लोगों के विस्थापन में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और उनकी जो खेती की जमीन खराब हुई है उसे फिर उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए भी सरकार उन्हें पूरी मदद करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था दौरा, क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर गए थे कुछ समय पहले, तो वहाँ उनके साथ
अभद्रता हुई थी, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी और उनका सारा लोगों का आक्रोश ये था कि बाढ़ के बाद जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें स्थानीय प्रशासन उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। प्रशासन के प्रति जो नाराजगी थी उसका खामियाजा नरेंद्र सिंह तोमर को उठाना पड़ा था। इसी के बाद सरकार ने श्योपुर के कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव को और एसपी का वहाँ से तबादला कर दिया था। दोनों अफसरों को वहाँ से हटाकर नए अफसरों को वहाँ भेज दिया था। संपत उपाध्याय एसपी थे, दोनों को हटा दिया था और नए अफसर वहाँ भेज दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मिशन उपचुनाव पर आज खंडवा में थे। खंडवा बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है, यहाँ का उपचुनाव लोकसभा सीट का नंद कुमार सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार सांसद रहे, इसी क्षेत्र से विधायक भी रहे, उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव होना है और अपने 3 दिन के जो मिशन उपचुनाव पे वीडी शर्मा निकले हुए हैं। आज वो खंडवा में थे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें की, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने गए, मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हम ये सीट जो है इस पर हमारा कब्जा बरकरार रहेगा। ऐसी संभावना लगाई जा रही है, ऐसी अटकलें हैं कि यहाँ से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन जो है वो ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो वीडी शर्मा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हर हालत में बरकरार रखने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध दिखे। जिस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में आज वो सुबह से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रेष्ठ विकल्प क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही खंडवा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में फैसला हो जाएगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी मैदानी रणनीति को अंतिम रूप देने में कांग्रेस से बहुत आगे है, क्योंकि बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बहुत मजबूत है और हमेशा उसे इसका फायदा मिलता है। कल भोपाल में शिक्षकों पर लाठीचार्ज का मामला गरमाया रहा। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी हैं, कहा कि शिवराज सरकार कर्मचारियों के हितैषी सरकार है। दिग्विजय सिंह ने जो शिक्षकों की अनदेखी की थी, कमलनाथ जिस तरह से मंत्रालय की 5वीं मंजिल से झांक कर भी नीचे देखते थे, उसकी तुलना में शिवराज सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है। हम कर्मचारियों के हित में ही लगातार निर्णय ले रहे हैं और इस शिक्षकों की जो समस्या है उसको भी हम जल्दी ही निराकृत करेंगे। एक बड़ी खबर ग्वालियर से है। यहाँ के जाने माने डॉक्टर अमित थावरानी से टेरर टैक्स के नाम पर फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉल कर डॉक्टर थावरानी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने की स्थिति में इसका परिणाम उनके परिजनों को भुगतने की धमकी दी थी। खुलासा हुआ है कि जिस आरोपी ने डॉक्टर थावरानी को धमकी दी थी वह कुछ दिनों पहले उनके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने आया था। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दौरान उसने जब देखा कि बहुत संपन्न परिवार है, शान शौकत से रहते हैं, तो उसका ईमान डोल गया और उसने बाद में यह षड्यंत्र रचा, उन्हें धमकी देकर 10 लाख रुपए वसूलने का। क्राइम ब्रांच और पुलिस की जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने संयुक्त कार्रवाई की और ये बदमाश पकड़ में आ गया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इंदौर से है। आज इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और उन्होंने वहां कुछ मुद्दों को लेकर प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई। इन लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान पत्थर मुंदला में एक इमारत पर ध्वजारोहण के दौरान परिसर में जिस तरह की नारेबाजी एक वर्ग विशेष के लोगों ने की, उसके बाद पुलिस ने उन पर असरकारक कार्रवाई नहीं की। इन लोगों की दूसरी आपत्ति इंदौर के बंबई बाजार क्षेत्र में एक समाज की 2 युवतियों के साथ यहाँ के लोगों द्वारा की गई बदसलूकी और उसके बाद पुलिस के नरम रवैये पर अपनाई। इनकी तीसरी नाराजगी थी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर एक आयोजन के दौरान जब एक युवती भाषण दे रही थी तो कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने वहां पर नारेबाजी की। उक्त युवती को मंच से भाषण देते हुए उतार दिया और उसके बाद उसके साथ अभद्रता की गई। इसी तरह एमजी रोड क्षेत्र में एक दंपत्ति के साथ जो अभद्रता हुई है, इन तीनों चारों मुद्दों को उठाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने
आज एक 70 पेज का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। एडीएम पवन जैन इस ज्ञापन को लेने आए थे। ये ज्ञापन तो नहीं कहेंगे, इसे एक दस्तावेज सौंपा है कि किस तरीके से लव जिहाद और लैंड जिहाद एक नया शब्द इंदौर में विश्व हिंदू परिषद ने इजाद किया है। और उनका कहना है कि ये इंदौर में जो है बहुत तेजी से ये परंपरा, ये बुराई फैल रही है। प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम पहले तो प्रशासन का और पुलिस का कहना है कि जो मामले विश्व हिंदू परिषद ने उठाए इन पर हम पहले ही असरकारक कार्रवाई कर चुके, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें और कार्रवाई हो सकती। तो जो दस्तावेज इन्होंने उपलब्ध कराए उसके आधार पर हम इस पर निर्णय लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि हम 15 दिन में यदि हमने जो मुद्दे उठाए इनका निराकरण नहीं हुआ तो 16वें दिन हम बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को लेकर यहाँ आएंगे और उसके बाद अपना पक्ष और मजबूती से रखेंगे। बात एक विषय पे और करेंगे हम, वो विषय है कि इंदौर में कल शाम को शांति समिति की बैठक के बाद प्रशासन ने गणेश उत्सव, मुहर्रम जैसे त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि यह त्यौहार घर पर ही मनाए जाएंगे। आज जिस अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकली उस पर लोगों ने सवाल उठाए कि कहा कि एक और प्रशासन धार्मिक सामाजिक आयोजनों में अनुमति नहीं दे रहा और जिन आयोजनों के लिए अनुमति दी जा रही तो वो भी बहुत सीमित संख्या में दी जा रही है। और उसके बाद ऐसी क्या स्थितियां हैं कि एक ऐसी यात्रा के लिए अनुमति दे दी जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। कहा जा रहा है कि अभी हमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए तमाम एहतियातन उपाय करना, लेकिन आज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैंने देखा कि लोग सरेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उन्होंने प्रशासन की जो अपील थी, जो खुद सिंधिया ने अपील की थी, उन्होंने कहा था कि 2-3 बातें उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि 100 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। दूसरा, उन्होंने ढाल और तलवार का उदाहरण देते हुए कहा था कि तलवार यदि हम लेके मैदान में जा रहे हैं तो ढाल से उनका आशय था कि मास्क के लिए भी मैं बार बार आह्वान करता हूं। फिर दूसरा उनका वैक्सीनेशन पे था कि हमें बहुत गर्व है कि इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के 18 वर्ष तक की आयु के से अधिक आयु के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और इसलिए हम थोड़े से आश्वस्त हैं। लेकिन आज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल, ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद जनता को संयम बरतना चाहिए। राजनेता भले ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न कर रहे हों, वो भले ही भीड़ भरे आयोजन करने लगे हों, लेकिन जनता को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, अपने त्योहार घर में ही उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डीजीआईएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।